अब हम ज़मीन से 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर सफ़र कर रहे हैं। जो मंजर आप अभी देख रहे हैं, ये ज़मीन की सबसे करीब गैलेक्सी है, जिसका नाम है केनस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। याद रहे कि गैलेक्सी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर स्टार्स, डस्ट और गैस ग्रेविटी के जरिए इकट्ठे रहते हैं। हमारी यूनिवर्स में कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से एस्ट्रोनॉमर्स मिलियंस को टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। एक सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं अपने कमरे में थी और अब मैं जमीन से 25,000 लाइट ईयर्स दूर आ गई हूँ, और वो भी एक स्पेसशिप में। चंद घंटों में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास से गुजरेंगे, जो जमीन से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। 2 मिलियन लाइट ईयर्स? इतनी दूर जाने में तो सैकड़ों साल लगेंगे। ओह, मैं ख्वाब देख रही हूँ। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे। कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। अरे, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा ख्वाब देख रही थी, पर मेरी आँख खुल गई। खैर, अब उठ ही गई हूँ तो देख लेते हैं मेरे नोट्स कहाँ गए। आसमान कितना प्यारा लग रहा है ना। आइए चल के देखते हैं। बहुत अजीब सी बात है ना कि हमारी यूनिवर्स इतनी ह्यूज है कि इसका सिरा हमें आज तक मालूम नहीं हुआ, और ये इतनी लामहदूद है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसान आज तक चांद से आगे नहीं जा पाया। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। इसका सिंपल सा जवाब तो ये है कि हमारी यूनिवर्स बहुत 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 बड़ी है, लेकिन इतना सा जान लेना आपके और मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इससे थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी और मेहनत करें। अब मैंने उन चीज़ों की लिस्ट बना के रखी थी जो ये समझने में हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन मेरे नोट्स मुझे मिल नहीं रहे। तो फिलहाल मैं एक मॉडल के ज़रिए आपको ये समझाती हूँ कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। अब देखें ना, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर चीज सूरज के गिर्द घूमती है। इसमें मौजूद है 8 बड़े प्लैनेट्स और दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स, और 200 से ज्यादा मून्स और मिलियंस के हिसाब से एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटेरॉइड्स। ये सब हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। फिर इस तरह के हजारों सोलर सिस्टम्स हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में मौजूद हैं। मिल्की वे के अलावा इस कायनात में कई बिलियन गैलेक्सीज और भी हैं, और ये सब की सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। लेकिन हमारी कायनात, जिसमें ये सब सिस्टम, सब गैलेक्सीज मौजूद हैं, इतनी बड़ी है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करते रहें तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये रोशनी की रफ्तार का क्या चक्कर है? अब जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम कायनात में मौजूद फासलों का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। आए इस बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं। चीता घोड़े से ज्यादा तेज रफ्तार है, पानी चीते से ज्यादा तेज रफ्तार है।
आवाज पानी से ज्यादा तेज रफ्तार है। इन सबसे भी ज्यादा तेज, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चीज लाइट या रोशनी है। लाइट इतनी तेज रफ्तार है कि जब बिजली गिरती है तो इसकी गरज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। बल्कि लाइट की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि 1 सेकंड में पूरी की पूरी जमीन के गिर्द 7.5 चक्कर काट सकती है। तो स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल क्या है? थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। आपको यूनिट का तो पता है ना, यानी इकाई। छोटी चीजों को हम सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में नापते हैं और जरा और बड़ी चीजों को मीटर्स में। ऐसा करने से हिसाब आसान होता है और उससे भी बड़ी चीजों को, मसलन एक जगह से दूसरी जगह का फासिला, हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन अगर फासिला इससे और भी कहीं ज्यादा हो तो हम लाइट ईयर्स इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ईयर यानी साल वक्त मेजर करता है, लेकिन लाइट ईयर तो टाइम नहीं बल्कि फासिला मेजर करता है। 1 लाइट ईयर वो फासिला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। अगर इसको किलोमीटर्स में लिखें तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स बनते हैं। आपकी छत से आसमान पर जो सितारे नजर आते हैं उनमें से करीब तर सितारे भी जमीन से कम 4 लाइट ईयर्स दूर हैं। इसका मतलब ये भी है कि उन सितारों की रोशनी जमीन तक 4 साल में पहुंचती है। यूं समझें कि रोशनी दुनिया का सबसे तेज रफ्तार अखबार है जो मुसलसल तस्वीरें छाप कर हमें भेज रहा है। मसला ये है कि कभी कभी फासला इतना ज्यादा होता है कि इंतहाई तेज होने के बावजूद हम तक जो तस्वीर पहुंचती है वो थोड़ी सी पुरानी होती है। जैसे जब ये अखबार सूरज की तस्वीर छापता है और हम तक पहुंचाता है तो 8 मिनट गुजर चुके होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज हमसे 8 लाइट मिनट्स दूर है, क्योंकि सूरज की रोशनी और सूरज की तस्वीर हम तक 8 मिनट के बाद पहुंचती है। इसके अलावा मुख्तलिफ सैयारे जमीन से इतनी दूर हैं कि इनकी तस्वीर रोशनी हम तक मिनट्स नहीं आवर्स में पहुंच जाती है। यानी वो सैयारे जमीन से चंद लाइट आवर्स दूर हैं। ये रही लिस्ट। मैं टेलीस्कोप बनाने वाली थी। टेलीस्कोप्स भी कितनी अमेजिंग इजाद है ना। साइंटिस्ट्स इनकी हेल्प से आसमान में बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। अब टेलीस्कोप जितनी पावरफुल होगी उतना ही दूर तक देख सकती है और उतना ही साफ पिक्चर बना सकती है। अब आप इमेजिन करें कि हम किसी दिन एक ऐसी टेलीस्कोप बना लें जो इतनी पावरफुल हो कि वो कायनात की शुरुआत भी देख सके। मेरे दिमाग में भी ना अजीब अजीब सवाल आते रहते हैं। अब इतनी देर तक आप देखेंगे टेलीस्कोप कैसे बनती है और मैं जाकर टेलीस्कोप बनाने का सामान लेकर आती हूँ, फिर आप और मैं मिलकर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस फ्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी साइंस कम्युनिकेटर अरूज। क्या आप जानते हैं कि आसमानों को देखना और सितारों के नक्शे बनाना कोई नई बात नहीं है। कई हज़ार साल पहले भी इंसान आसमान को देखकर सितारों की तस्वीरें बनाया करते थे। हमारे आसमान में सितारों के बहुत से जुर्मट मौजूद हैं जिनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। साइंसदान इन कॉन्स्टलेशंस और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत महंगे और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को टेलीस्कोप कहते हैं। वैसे तो ये टेलीस्कोप बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक सिंपल सा टेलीस्कोप हम घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना टेलीस्कोप बनाते हैं। टेलीस्कोप बनाने के लिए हमें चाहिए एक सिलिंड्रिकल कैन, 2 मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैंची, पेंसिल और स्केल, हॉट ग्लू गन या कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू, पेपर कटर, स्टेपलर और चार्ट पेपर। सबसे पहले अपने सिलिंड्रिकल कैन की बंद वाली साइड को पेपर कटर से काट दें। अब मेरे सिलेंडर की दोनों साइड्स खाली हैं। इसके बाद अपने सिलेंडर को चार्ट पेपर पर लेटा दें और लंबाई के रुख पेंसिल से निशान लगा लें। इसके बाद अपने सिलेंडर की चौड़ाई नापें और वहां भी पेंसिल से निशान लगा लें। चौड़ाई नापने के लिए मैं चार्ट पेपर को अपने सिलेंडर के साथ साथ रोल करूंगी।
इसके बाद अपने लगाए हुए निशानों पर सीधी लाइन खींच दें। अब इन खींची हुई लाइनों के मुताबिक कैंची से चार्ट पेपर को काट लें। अब मेरे पास ब्लैक चार्ट पेपर का एक पीस आ गया है और अब इसी तरह हम वाइट चार्ट पेपर का भी एक पीस काटेंगे। इस पीस को काटने के लिए भी हम वाइट चार्ट पेपर को अपने सिलेंडर के साथ साथ रोल करेंगे और निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के मुताबिक एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद आप 17 सेंटीमीटर लंबाई के रुख नापें और वहां पर भी एक सीधी लाइन खींच दें। अब इन लाइनों के मुताबिक कैंची से चार्ट पेपर को काट लें। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक वाइट चार्ट पेपर का लंबा पीस और ब्लैक चार्ट पेपर का छोटा पीस आ गया है। इसके बाद हम ब्लैक चार्ट पेपर वाले पीस को अपने सिलेंडर के ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। अब हमारी ट्यूब का एक हिस्सा तैयार है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप ग्लू गन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी बड़े की मदद ज़रूर लें। अब इस ट्यूब के एक हिस्से पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लू की मदद से लगा देंगे। अब हमारे टेलीस्कोप की एक ट्यूब तैयार है। आइए दूसरी ट्यूब तैयार करते हैं। दूसरी ट्यूब तैयार करने के लिए हम अपने वाइट चार्ट पेपर वाले हिस्से को रोल करेंगे और रोल करने के बाद हम इसे अपनी पहली वाली ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद इसके एक कोने को स्टेपल कर लें। इसके बाद इसे एहतियात से बाहर निकालें और इसके दूसरे कोने को भी स्टेपल कर लें। इसके बाद यहाँ पर ग्लू लगाएं ताकि ये मजबूती से बंद हो जाए। अब हम इस ट्यूब के एक कोने पर अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। अब हमारे टेलीस्कोप की दूसरी ट्यूब भी तैयार है। इस ट्यूब को आप पहली ट्यूब के अंदर डाल दें और हमारा टेलीस्कोप तैयार हो गया। टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए आप पीछे वाले लेंस के अंदर से देखें और आगे वाली ट्यूब को आगे और पीछे की तरफ हिलाकर चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको टेलीस्कोप बनाना आ गया होगा। अब आप इस टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बन गए, टेलीस्कोप बन गए। टेलीस्कोप बनाने का कितना मजा आया। आपने भी ट्राई किया है क्या? ये तो एक सिंपल सी टेलीस्कोप थी, लेकिन दुनिया में इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स मौजूद हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप। आइए जरा टूडल से पूछते हैं इस बारे में। टूडल, हमें जरा हबल टेलीस्कोप के बारे में बताना। ज़मीन पे मौजूद वो इदारे जो टेलीस्कोप के जरिए यूनिवर्स पे रिसर्च करते हैं, उन्हें ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं। ऑब्जर्वेटरीज ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि खला में भी हो सकती हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप।
हबल टेलीस्कोप दुनिया का पहला स्पेस बाउंड टेलीस्कोप है, जिसका मतलब है कि हम जमीन से ही नहीं बल्कि खला से भी अपनी यूनिवर्स की पिक्चर्स ले रहे हैं। खला से? ओह हाँ, याद आया। हबल ना सिर्फ एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है बल्कि ये स्पेस में फ्लोट भी कर रही है और इससे ली जाने वाली पिक्चर्स को एस्ट्रोनॉमर्स हमारी यूनिवर्स की रिसर्च के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इन्हीं पिक्चर्स से एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाया कि हमारी यूनिवर्स कितनी पुरानी है। आप गेस कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स की एज क्या होगी? इट्स 13.8 बिलियन ईयर्स। और क्योंकि ये टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद है तो हम इससे अपनी स्पेस वाली सेल्फी भी ले सकते हैं। आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें टेलीस्कोप्स की हिस्ट्री मौजूद है। आपको पढ़ के सुनाऊं? तकरीबन 400 साल पहले तक इंसान सिर्फ अपनी आंखों के सहारे से ही आसमान को देखा करते थे। लेकिन जब से टेलीस्कोप्स इजाद हुई हैं, हम और भी दूर तक देख सकते हैं। जाहिर है शुरू में टेलीस्कोप्स इतनी दूर तक नहीं देख सकती थी। हबल टेलीस्कोप चंद साल पहले तक दुनिया की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप थी। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया था और 1990 में लॉन्च किया था। तब से अब तक एस्ट्रोनॉट्स 4 दफा इस पर मुरम्मत वगैरह के लिए जा चुके हैं। हबल टेलीस्कोप इतनी पावरफुल है कि ये कई बिलियन लाइट ईयर्स तक की तस्वीरें हम तक पहुंचाती है। इंसान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि हबल टेलीस्कोप से भी कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर टेलीस्कोप्स आसमान में भेजी जा चुकी हैं। इनमें से अक्सर टेलीस्कोप्स को अमेरिका, यूरोप और कनाडा ने मिलकर बनाया है। इनमें से एक का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये सिर्फ हबल टेलीस्कोप से ज्यादा दूर तक ही नहीं बल्कि और ज्यादा साफ तस्वीरें भी ले सकती है। ये टेलीस्कोप इस वक्त डीप स्पेस में मौजूद है और ये इतनी दूर तक देख सकती है कि आने वाले वक्त में हम कायनात की शुरुआत यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले तक के मनाजिर भी देख सकेंगे। तो टेलीस्कोप्स के जरिए हम अपनी कायनात की अरबों साल पुरानी तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें हमें गैलेक्सीज बनती हुई नजर आती हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई और शायद इस बात को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले कई हजार सालों में हमारी कायनात कैसे तब्दील होगी। मैं ये सोच रही हूँ कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी तो नासा है, यूरोप की स्पेस एजेंसी ईसा है और कनाडा की स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, तो पाकिस्तान की भी तो कोई स्पेस एजेंसी होगी ना? ये कौन हो सकता है? किशमिश, दरवाजे पे कोई है? जी बाबा, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने एक सेकेंड, आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? देखिए मोहतरमा, मेरा नाम बख्श है और मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। अच्छा, मैंने आपको पहचान लिया है। तो बताएं आप यहाँ कैसे आए? मैं स्पार्को का मेंबर बन चुका हूँ और घर घर में जाकर ये बता रहा हूँ कि खुशनसीबी से उनका हमसाया एक एस्ट्रोनॉट है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। हम और तो यहाँ कोई नहीं है। आपकी तारीफ। मैं किशमिश हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसे स्पार्को भी कहते हैं, 1964 में कायम किया था। इस इदारे का मकसद है स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर तहकीक और तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करना। स्पार्को ने 1980s में पाकिस्तान के दिफा के लिए मिसाइल भी बनाए थे। इसके अलावा स्पार्को ने पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हुए हैं और स्पेस प्रोग्राम 2040 के जरिए कई और सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगा। अरे हाँ,
सैटेलाइट्स के तो और भी बहुत सारे इस्तेमाल है ना, जैसे कि मौसम का हाल बताना। तो इसके अलावा हम सैटेलाइट्स के जरिए और क्या कर सकते हैं? स्पेस में जिंदगी गुजारना शायद इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि स्पेस में ना होने के बराबर हवा है और बिल्कुल पानी नहीं है। स्पेस में दर्जा हरारत भी कहीं तो बहुत गर्म और कहीं इंतहाई ठंडा है। तभी तो एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट्स पहनते हैं। इन सूट्स के अंदर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, हत्ता के पानी भी जरूरत के मुताबिक होता है। स्पेस में ग्रेविटी का असर भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप एक गुब्बारे की तरह हल्के होते हैं, लेकिन हवा ना होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन सब मुश्किलात के बावजूद दुनिया के कई ममालिक स्पेस रिसर्च पर कई $100 मिलियन लगा चुके हैं। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि दुनिया में होने वाले मसाइल हल किए जाएं? आइए देखते हैं कि स्पेस रिसर्च ने दुनिया में जिंदगी को कैसे बेहतर किया है। कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, यानी अगर इंसान को कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े तो शायद वो कभी तरक्की ही ना करे। स्पेस में जिंदगी बहुत मुश्किल है और दुनिया के सबसे बहादुर और काबिल लोग ये समझते हैं। स्पेस में सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि स्पेस लैब्स भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ी लैब का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप ने मिलकर बनाई है। स्पेस में रिसर्च का फायदा ये है कि हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि ग्रेविटी का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में मेडिकल रिसर्च भी शामिल है। अगर आपने कभी आर्टिफिशियल टांग देखी है, जिनकी मदद से कुदरती टांग ना होने के बावजूद मुतासिरीन चल सकते हैं, जो किसी मौजज़े से कम नहीं, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इनके बनाने में बहुत सारी चीजें असल में स्पेस के लिए बनाई गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस चीज पर भी तजरीबात हो रहे हैं कि पौधे स्पेस में कैसे उगाए जा सकते हैं। अगर इंसान स्पेस में हर तरह के पौधे उगाने में कामयाब हो गए तो जमीन पर भी पानी की कमी और मौसम के नामौजून होने के बावजूद हम अच्छी फसल उगा सकेंगे। इस सब से इंसान बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि स्पेस में जिंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। सिर्फ स्पेस में ही नहीं, दुनिया पर भी इस रिसर्च के नतीजे में बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। शायद कि कभी इंसान अपनी छोटी सी दुनिया के पार सितारों से आगे के जहां तक भी पहुंच पाए। मिस किशमिश, मैंने सोच लिया कि चांद पर जाने वाला पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट मैं ही बनूंगा। तो बख्श भाई, अगर आपका उधर किसी खलाई मखलूक से वास्ता पड़ गया तो? देखें, सितारे पार करने वाले जांबाजों को इन खलाई मखलूकों से डर नहीं लगता। बख्श भाई, आपके कंधे पे इतनी बड़ी मकड़ी है? बख्श भाई तो गए, लेकिन खलाई मखलूक? इस 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी कायनात का हम सिर्फ अब तक कुछ हिस्सा ही देख पाए हैं, और इस हिस्से में भी लाखों गैलेक्सीज के अंदर करोड़ों सोलर सिस्टम्स और उनके अंदर खरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा मून्स भी हैं। फिर भी आज तक इंसान ने जितना भी आसमान छाना है, हमें ज़मीन के अलावा कहीं जिंदगी नहीं मिली। हमारे सोलर सिस्टम में और प्लैनेट्स भी हैं। इनमें से कुछ तो गैस का मजमुआ है, कुछ इंतहाई ठंडे हैं और कुछ तो बहुत ही गर्म हैं। इन तमाम प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे मुनासिब दर्जा हरारत मौजूद है। ना ये इतना गर्म है कि सारे का सारा पानी भाप बन के उड़ जाए, और ना ही इतना ठंडा है कि तमाम का तमाम पानी बर्फ की चट्टानें बन के जम जाए। अब आप सोचें कि हमारी इस ह्यूज यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम जैसे हजारों सोलर सिस्टम्स और भी मौजूद होंगे। दूसरा सूरज, दूसरा घर, क्या उसके गिर्द भी एक ही चांद घूमता होगा? कितना मजा आए अगर उसके गिर्द भी ढेर सारे चांद घूमते हो, जैसे कि जुपिटर या मार्स की तरह। लेकिन एक सैयारे के गिर्द चांद क्यों घूमता है? जाहिर है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ग्रेविटी किसे कहते हैं? टूरू, टूरू, जरा हमें बताना कि ग्रेविटी किसे कहते हैं?
ग्रेविटी एक ऐसी कुव्वत है जो मैटर में मौजूद होती है। जितना मैटर ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होती है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मैटर है और इसकी ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा है, इसलिए बाकी के प्लैनेट्स इसकी तरफ खिंचते हैं। अगर ऐसा है फिर तो जमीन को सूरज से टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जमीन सूरज से इसलिए नहीं टकराती क्योंकि ये खास रफ्तार से सूरज से दूर जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर जमीन सूरज के गिर्द घूमना रुक जाए तो वो उसमें गिर सकती है? और क्या स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट सूरज की तरफ खिंच सकता है? ग्रेविटी का असर बड़े मैटर पर ज्यादा होता है, इसलिए जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन पर असरअंदाज होती है उससे कहीं कम एक एस्ट्रोनॉट पर होती है। वाओ, कितने मजे की बात है। अगर जमीन की स्पीड इससे ज्यादा होती तो वो सूरज के गिर्द घूमने के बजाय स्पेस में कहीं खो जाती और गर्माइश ना मिलने की वजह से जमीन पे कोई भी जिंदा ना रह पाता। अगर जमीन की स्पीड इससे कम होती तो वो ग्रेविटी की वजह से सूरज से टकरा जाती और जल जाती। हमारी यूनिवर्स को समझना इतना भी कोई आसान काम नहीं है। हमारी यूनिवर्स मिस्ट्री से भरी हुई है। ओ मुझे याद आया, मैंने जिन चीजों की लिस्ट बनाई थी उनमें से एक चीज तो रह गई। आइए मेरे साथ चलें। अब आप और मैं मिलकर देखेंगे हबल टेलीस्कोप की आंख से हमारी यूनिवर्स को। खरबों लाइट ईयर्स लंबी और चौड़ी कायनात जिसमें कई अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में कई लाख सोलर सिस्टम्स हैं और हर सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स हैं। इन सब के बीच में दूर दूर तक खला है, लाखों लाइट ईयर्स की खला, और इस खला में सिर्फ एक छोटा सा सैयारा है जो जिंदगी से चमकता है। इस खला को देखो तो ये जिंदगी एक मोजज़े से कम नहीं है जो लाखों सालों से इस जमीन पर कायम है। जहां तक हम कायनात को जानते हैं यही हमारा वाहिद घर है, तो क्यों ना मिलकर इस घर का ख्याल रखें ताकि ये हमेशा इसी तरह किसी नायाब नीलम की तरह दमकता रहे।